हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है लाइट। और इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे पूरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको फंसने वाला नहीं है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो और चलते हैं वीडियो में, है ना। लाइट क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि 8th में भी आपने पढ़ा है। लाइट को हम लोग एनर्जी कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज प्रेजेंट है, एक है भैया मैटर, तो दूसरा है एनर्जी, है ना। तो मैटर है होगा या फिर एनर्जी होगा, दो ही पॉसिबल रीजन है। जैसे अपने रूप में देखोगे तो आपको टेबल, चेयर, कॉपी, बुक ये सब दिखेगी, ये सब क्या है? मैटर है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका खुद का भार तो नहीं है लेकिन जगह घेर रही है, दैट इज नोन एज एनर्जी, है ना। मैटर होगा या एनर्जी होगी। मैटर क्लास 9 में पढ़ा था, मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट था। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आईज। मतलब लाइट है तो आंख है, आंख है तो लाइट है, यही दोनों आपस में कनेक्टेड है। जैसे साउंड है तो ईयर है, ईयर है तो साउंड है, ये दोनों सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड बातें हैं। लाइट एक एनर्जी है। लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में, दोनों में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 300 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, है ना। तो ये बात याद रहेगी। इसकी स्पीड आप मीटर पर सेकंड में ऐसे ही याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर फॉलो करती है। आपने साउंड चैप्टर जब क्लास 9 में पढ़ा था तो उसमें देखना दो टाइप की वेव्स बताई गई थी। एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव पे आपने पढ़ा था कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, है ना, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ट्रांसवर्स वेव में आपने पढ़ा है क्रस्ट एंड ड्रफ, क्रस्ट एंड ड्रफ। तो ये दोनों चीजें पढ़ी हैं, है ना। तो जो लाइट है वो ये वाला नेचर फॉलो करती है, ट्रांसवर्स वेव वाला नेचर फॉलो करती है। और इसके बाद लाइट के पास डुअल नेचर होता है। एक जो डिस्कवर किया था क्रिश्चियन एगन ने, बोला था वेव नेचर से फ्लो करती है, और भैया आइजैक न्यूटन ने पार्टिकल नेचर बता दिया और दोनों की थ्योरी सच बैठ गई। तो लाइट दोनों नेचर फॉलो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इतना डाटा आपको याद रखना है। डेफिनेशन मैंने बता दी। लाइट एक एनर्जी है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है आईज में। और इसके बाद लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये क्लास 12th में आप पढ़ोगे और 11th में भी आ जाएगा। लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर फॉलो करती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो लाइट के दो टाइप के सोर्सेस होते हैं जिससे खुद की लाइट निकल रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर बैटरी का ऐड करते हैं, ल्यूमिनस बैटरीज। ल्यूमिनस का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज इट्स ओन लाइट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट हो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस, और जिसकी खुद की लाइट नहीं होगी वो नॉन ल्यूमिनस। देखो मेरे पास खुद की लाइट है, क्या नाम है? सूरज। लाइट नहीं खुद की मेरे पास। तो रिफ्लेक्ट होके देखो लाइट है, जैसे बल्ब है और लाइटनिंग वगैरह है, तो रिफ्लेक्ट होके मैं आपको दिख रहा हूं। मेरे से लाइट नहीं निकल रही है लेकिन मेरे से टकरा के आपके आईज में जा रही, तो मैं दिख रहा हूं, है ना। तो लाइट जब निकलेगी तभी दिखेगा, रिफ्लेक्ट होके दिखे चाहे खुद की दिखे। तो अब मेरे से तो रिफ्लेक्ट होके निकल रही है तो मैं दिख रहा हूं। ऐसे मून, मून की खुद की लाइट नहीं है, सन की रेज उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके आ जाती है धरती पर, तो हम लोग को दिखता है कि भैया चांद है, चमक रहा है, वो खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होगी उसको लिमिनस कहेंगे, और जिसकी खुद की लाइट नहीं होगी वो हम लोग बोलेंगे उसे नॉन लिमिनस, है ना। तो ये दोनों बातें आप याद रखोगे, लिमिनस एंड नॉन लिमिनस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मीडियम होते हैं तीन टाइप के। एक होता है भैया जिससे कुछ आर पार दिखता ही नहीं है, जैसे बोर्ड के पीछे क्या है किसको क्या पता, तो ये ओपेक, जिससे लाइट जरा से भी पास ना हो पाए, दैट इज नोन एज ओपेक। जिससे लाइट 50-50 पास हो जाए, जैसे देखना पन्नी चढ़ाते कुछ लोग, या बटर पेपर देखा ना ड्राइंग के पेजेस के बीच में लगा रहता है, दैट इज नोन एज बटर पेपर, उससे 50-50% दिख जाता है। और जिससे पूरा दिख जाए उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, 100% रेज जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पन्नी या ग्लास लगा रहता है जिससे आर पार आप देख सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट 50% दिखता है, मतलब 50% रेज इधर से उधर जा सकती है। ओपेक में बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। और इसके बाद कभी कभी आपको आप अंदर से बाहर देख सकते हो लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड मिरर्स।
है ना। ये अक्सर विंडो में आपने देखा होगा या ग्लासेस में देखा होगा, आजकल ये पोलराइज वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो लाइट सोर्सेस के हिसाब से दो बॉडीज है, लिमिनस बॉडी एंड नॉन लिमिनस बॉडी। मीडियम के हिसाब से तीन है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये कैंडल है ना, और ये कैंडल जल रही है, इससे करोड़ों रेस निकल रही है, बहुत सारी रेस निकल रही है, लेकिन हमारे जो मतलब की रेस होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे, वही हम लोग यूज करेंगे। रेस तो ढेर सारी निकल रही है, मेरी बॉडी से हर जगह रेस निकल रही, तभी तो मैं आपको दिख रहा हूँ। और जहां से रेस नहीं निकल रही होगी वो अंधेरा हो जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए कोनो काला व्यक्ति आपको अंधेरे में जल्दी नहीं दिखता, क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट रेस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। तो ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए बिल्कुल पुअर है, नहीं माना जाता, है ना। और ऐसे सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है ना। ब्लैक बॉडी इज नॉट गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो इससे ढेर सारी रेस निकल रही है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में गैप बराबर हो, जिसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, पैरेलल लाइट्स, पैरेलल रेज है, तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जब ढेर सारी रेज आपस में बराबर डिस्टेंस में निकल रही हो, तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। इसके बाद अगर एक पॉइंट सोर्स से ढेर सारी रेज निकल रही हो, भैया जैसे निकल रही है ना, जैसे टॉर्च की लाइट देखते हो ना, ऐसे रखा रहता है, उससे ढेर सारी रेस निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग रेस। एक पॉइंट से ढेर सारी रेस निकल रही है, जैसे आपके घर में दिन में बल्ब लगा होगा या फोन की जो टॉर्च फ्लैश लाइट होती है, एक पॉइंट सोर्स है, उससे ढेर सारी रेस निकल रही है, तो क्या हो रहा है, वो डाइवर्जिंग रेस है, वो डाइवर्जिंग रेस है। अगर एक पॉइंट पे ढेर सारी रेस आ रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। आपने एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में, खिलौना निकलता था ना मैग्नीफाइंग ग्लास का, और इसको आप सन की रेस वैसे रख देते थे, सन की रेस इस पे आके पड़ती थी ढेर सारी, और ये एक जगह पर ये पॉइंट, एक जगह पर ये सन की रेस को कलेक्ट कर देता था, जिससे वो जलने लगता था पेपर। तो ढेर सारी रेस को एक पॉइंट पे आके मिला देना क्या कहलाता है, उसको कन्वर्जिंग रेस कहते हैं। तो तीन चीजें आप समझ गए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ये डाइवर्जिंग क्या होता है, ढेर सारी रेस निकल रही हो, बिखर रही हो। कन्वर्जिंग क्या होता है, एक ढेर सारी रेस एक पॉइंट पर आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ा जाए, कंप्यूटर जी आगे बढ़ाया जाए। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके इस चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई रे आपस आके टकराती है और बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में। जैसे मैं बॉल ऐसे पटकू दीवार पे, तो वापस से बॉल मेरे पास आ जाएगी, तो बॉल क्या हुई, बाउंस हुई भाई, मैंने फेंका तुरंत मेरी तरफ आ गई। तो बाउंसिंग बैक ऑफ एनी चीज इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और लाइट होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बॉल होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। कोई भी चीज टकरा के वापस मेरे पास आ जाए उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, सिंपल सी बात। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिस पर रेज या लाइट की रेज बाउंस करती हैं, लेकिन बाउंस कब करेगी, जब मीडियम कैसा होना चाहिए, तो मीडियम जब ओपेक होगा तभी ये काम होगा। जैसे जैसे आप बात समझो, है ना, जैसे आप बात समझो। अब अगर भैया ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेज ऐसे गई, ये आर पार हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी रे, कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन अगर ये ट्रांसलूसेंट हुआ, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, तो रेज कुछ ऐसे जाएंगी, टकरा जाएंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर चली जाएंगी, बाकी पीछे भी जाएगी। अगर ये ओपेक हुआ, ओपेक मतलब होता है पॉलिश सरफेस, पीछे का पॉलिश कर दिया गया, पीछे से पॉलिश कर दिया गया, मतलब अब ये रे आएगी, टकराएगी, पीछे जरस भी नहीं जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाना है तो आपके पास ओपेक मीडियम होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा मीडियम, ओपेक मीडियम का जरूरी है, ओपेक मीडियम का होना जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। अगर ये दोनों हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पानी में बताओ रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर नीचे से समतल क्लियर क्रिस्टल वाटर होगा, क्रिस्टल वाटर, तो आपका चेहरा आपको दिखा देगा, क्योंकि पीछे ऐसा उसको पॉलिश मार देता है पीछे से, है ना, एक सरफेस आ जाता है जिसकी वजह से आपको चेहरा आपका दिखना लगता है। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है भैया पॉलिश सरफेस का होना। और यहाँ पर पॉलिश सरफेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अगर कोई मीडियम है तो उसके पीछे से रे बना दो तो इसको बोलते हैं पॉलिश, इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। और पॉलिश हम लोग किससे करते हैं, अगर शीशा है और पॉलिश करना, आपके घर में देखना 10 वाला ऐसा शीशा होगा,
10 वाला नहीं, क्या पता महंगाई हो। ऐसे एक शीशा होगा घर में, ऐसे डिजाइन बनी होगी, है ना, और पीछे ऐसे स्टैंड होगा। तो कभी कभी तो ना कांच टूट जाता है तो देखना उसके पीछे ग्रे कलर की लेयर चढ़ी होगी, लेप, है ना, वो जिंक की लेयरिंग होती है। किसकी होती है? जिंक की लेयरिंग। अगर शीशा महंगा है तो उसके पीछे एजी की कोटिंग होगी या एजी से पॉलिश किया गया होगा। एजी बोले तो सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। किसका रिफ्लेक्टर होता है? लाइट का। लाइट पड़ेगी तुरंत टकरा के भेज देगा। और उसके ऊपर अगर देखो ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो एजी की कोटिंग होती है और उसके ऊपर होती है किसकी? जिंक की। मतलब पहले एजी की पुताई करेगा, पॉलिश करेगा एजी से, सिल्वर से, और फिर करेगा जिंक से, क्योंकि एजी जो है ना थोड़ा सा ये कवर कर लेता है जिंक को, जिससे वो गैप नहीं होता है, प्रोटेक्ट रहता है। वापस से आते टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए। पॉलिश सरफेस में अगर कोई लाइट या रे टकराएगी तो वापस बाउंस बैक करेगी, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आगे देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो ये बात समझने के लिए देखो, जैसे एक हमने सरफेस बनाया, अभी ये सरफेस है, कौन सा सरफेस बताओ? अच्छा, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है? बोलो कि ये अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। अगर हम इसमें पॉलिश कर दे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 100% बन गया क्या? ओपेक। अब ये क्या कौन सा सरफेस है? ओपेक सरफेस। ओपेक मतलब होता है जिससे आर पार आप नहीं देख सकते जरा सा भी, है ना। ओपेक में आप आर पार नहीं देख सकते। ओपेक सरफेस है, ओपेक सरफेस है ना। पॉलिश हो गया। अब इसके बाद कोई एक रे ऐसे इंसिडेंट करेगी, टकराएगी। ये क्या है? एक रे ऑफ लाइट है, जैसे लेजर लाइट नहीं होती खिलौना में आप खेलते रहते हो, ये लेजर, ये एक इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? एक रे आके टकराई। जो रे आके टकराती है उसको ये लोग फिजिक्स वाले लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आके सरफेस से टकराती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे आई है और मीडियम कैसा? ओपेक, तो भैया ये बाउंस करेगा, वापस से जाएगा। तो जो वापस से टकरा के गई है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब सरफेस और सरफेस के साथ एक ऐसे 90 डिग्री की लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। देखो तीन चार चीजें समझो। सरफेस है कौन सा? पॉलिश सरफेस, ओपेक मीडियम है। इंसिडेंट रे, जो रे आके टकराती है उसको इंसिडेंट कहते हैं। जो बाउंस बैक करके वापस चला जाता है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। अब आप बात समझना। देखो यहां पर एक गैप दिख रहा है, यहां पर एक गैप दिख रहा है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री पर आके टकराया तो 30 डिग्री पर वापस जाएगा, ऐसा इन लोग का कहना है। फर्स्ट लॉ ऑफ reflection states that angle of incidence is equal to the angle of reflection, ये फर्स्ट लॉ है। अगर सेकेंड लॉ की बात करोगे तो सेकेंड लॉ तो बहुत ही आसान है। क्या है? बोला जाएगा कि इंसिडेंट रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब एक ही सरफेस पर और एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल स्ट्राइक ऑन द सेम सरफेस एट द सेम पॉइंट। दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई है। देखना आप क्वेश्चन का लेवल कैसे बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका है, बोला जाएगा एक इंसिडेंट रे आगे टकरा रही है सरफेस के साथ, एंगल बना रही है 60 डिग्री का। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आर बताना है। तो आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई और आर आपस में बराबर होता है, लेकिन इन्होंने खेल खेल दिया। बोला सरफेस के साथ और इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना 60 डिग्री का। सबसे पहले आप नॉर्मल खींचो। यहाँ पे नॉर्मल कितने पे होता है? 90 पे। ये कितना है? 90। 60 हटा दो, कितना बचा? 30। जो ये आता है वही यही आता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, रिफ्लेक्शन ये है। तो आपको आंसर बताना था ना, रिफ्लेक्शन का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था, तो कितना आ गया? 30। ये आपको बात क्लियर हो गई पूरी।
सरफेस के साथ बस बता देगा तो क्वेश्चन आपका लगभग थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो घटिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 है, रिफ्लेक्शन कितना होगा 25। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, रिफ्लेक्शन कितना होगा 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 है, रिफ्लेक्शन कितना होगा 75। जो सेम सेम छापना है, बस सरफेस के साथ अगर बना दिया तो फिर आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। ये बात मैंने इस वाले में बताई है, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, और मैं नोट शेयर कर दूंगा अपने कमेंट में, मैं पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे इमेजेस दे रखी है। इमेजेस क्या होता है, जब रे आपस में टकराती हैं, है ना, तो एक इमेज बनती है। और जैसे मेरे से रेज निकल रही है और मैं शीशे में देखूं तो मेरी फोटो अंदर बनेगी शीशे के अंदर, तो मेरी रेज टकरा रही हैं, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रेज अंदर से निकल रही है। इमेजेस की डेफिनेशन आज तक नहीं पूछी गई है, लेकिन एक बार पढ़ लो। पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज इज नोन एज इमेज। इमेज होती है दो टाइप की, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ला सकते हो या बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। आप देखा होगा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सामने पर्दा लगा रहता है, तो वहां पर जो स्क्रीन में इमेज आ रही है वो सीधा पर्दे में छप रही होती है, तो क्या हो गया, वो हो गई आपकी रियल इमेज, क्योंकि वो आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हो। और रियल इमेज आपको ऐसा लगेगा कि वहीं से आ रही है। इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली, मतलब रियली में, पास थ्रू द पॉइंट वेयर इमेज इज लोकेटेड, और यहाँ पे आपको प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि रेज आ रही हैं, आती नहीं है, ऐसा लगता है। जैसे समझना, ये एक शीशा है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसने अपना चेहरा देखा, इस छुटकी ने चेहरा देखा, और फिर ये जाके चेहरा ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रेज ऐसे चली जाएगी और इसकी फोटो इधर बन जाएगी। लेकिन इस छुटकी को ऐसा लगेगा कि इसकी फोटो पता है कहाँ है, इसकी फोटो यहाँ पर है, ऐसा लगेगा इसको। लेकिन रियल में कहाँ है, रियल में तो यहाँ जा रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि शीशे के अंदर पैक है, इसकी फोटो जो है ना शीशे के अंदर बन रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है, वर्चुअल इमेज में ऐसा प्रतीत होता है। रियल इमेज में वो वहीं से निकल रही होती जहां पर इमेज बनती है। तो इतनी बात आपको याद रखना, ये स्क्रीन पे बनती है, स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, मतलब कि अगर आप किसी को देखो तो आपके जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, वो होती है रियल इमेज। तो क्या उल्टी बनती है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपका, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, है ना, तो आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो अगर मेरे आंखों में की रेटिना में रियल इमेज बन रही है, तो क्या वो उल्टी बन रही है? हाँ बिल्कुल उल्टी बन रही है। तो पता है कैसे बन रही होगी, बन रही होगी कुछ ऐसे, बन रही होगी कुछ ऐसे, ऐसे बन रही होगी। ये रियल इमेज हमेशा उल्टी ही होती है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये बात याद रखना है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर मैं बॉटल को ऐसे देख रहा हूं, बॉटल को देख रहा हूं, ये है ना, ये बॉटल है, ऐसे देख रहा हूं, तो मेरी आंखों में जो इमेज बन रही है ना रेटिना पे, वो ऐसी बन रही है। कहोगे दिमाग तो सीधा दिखा रहा है, तो वो ऑप्टिक नर्व जाके उल्टा कर देती है, वो ऑप्टिक नर्व जाके उल्टा कर देती है। उल्टे को और उल्टा कर दो सीधा हो जाएगा, तो भाई उल्टी है, उल्टी को और उल्टा कर दो, उल्टे को और उल्टा कर दो सीधा बन जाएगा। तो हमने देखा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, हमारे रेटिना पे इमेज बनी ऐसी, और रेटिना से जब ऑप्टिक नर्व इसने उठाया ना, तो ऑप्टिक नर्व से फिर से एक बार उल्टा हो गया। तो ये कैसे बन गई, हमें तो सीधी दिख रही, तो सीधी है भी। बस आपको ये बताना है कि जो इमेज बनती है पर्दे पर, स्क्रीन पर, रियल अगर होगी तो हमेशा उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, पर्दे पर हमेशा उल्टी बनेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, फिर आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद दो टाइप्स के मिरर है, दो टाइप्स की मिरर है। एक आपको मिलेगा प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। पहले प्लेन मिरर को देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसमें केसेस वगैरह पढ़े हैं। प्लेन मिरर जो होता है ना, वो फ्लैट होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, फ्लैट होता है। आपके घर में जो शीशा है फ्लैट है, तो है, तो फ्लैट होता है, और उसके पीछे पॉलिश रहती है, और उससे रेज रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप शीशे के अंदर बन रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपको लगता है, ऐसा अपीयर्स करता है। मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी कैसी रहेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट,
प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं लाई जा सकती, मतलब आपकी फोटो जो शीशे के अंदर बन रही है आप उसको स्क्रीन में नहीं ला सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। और प्लेन मिरर में जितनी दूर आप खड़े रहोगे, जैसे ये शीशा है और शीशे से कौन व्यक्ति खड़ा है 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, तो उसकी जो फोटो बननी होगी वो 5 मीटर के अंदर ही बनेगी, मतलब शीशे के 5 मीटर अंदर दिखेगा। शीशे से 5 मीटर दूर खड़े हो तो शीशे के 5 मीटर अंदर जाके आपकी फोटो बनेगी, ऐसा इनका कहना है। और प्लेन मिरर में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है वही हाइट ऑफ इमेज भी रहती है, मतलब अगर मैं 5 मीटर का हूं तो शीशे में 5 मीटर का दिखाया जाएगा। थोड़े से एक्सेप्शनल केस है वो इसमें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट का साइज HO और इमेज का साइज HI दोनों बराबर होगा। और इसके बाद प्लेन मिरर में एक फिनोमिना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, जैसे आप मेरा देखो ये राइट हैंड है, ये क्या है? राइट हैंड। अगर आप इसको शीशे में देखोगे ना तो ये लेफ्ट की तरफ दिखेगा, राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। और एम्बुलेंस में देखना उल्टा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा एम्बुलेंस, है ना, ऐसे लिखा रहता है। ऐसा किस लिए लिखा रहता है? ऐसा इसलिए लिखा रहता है ताकि कोई शीशे में देखे तो लैटरल इन्वर्जन के थ्रू लेफ्ट राइट लेफ्ट करके शीशे में देखे, रेयर व्यू मिरर, गाड़ी के कान वाले शीशे होते हैं ना ऐसे टंगे रहते जो, उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, उसमें देखे तो ये क्लियर हो जाए और उसको रास्ता मिल जाए एम्बुलेंस को। जैसे आप शीशे में देखोगे तो आपको क्लियर यही दिखेगा, एम्बुलेंस ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे आसानी से, आप उसको रास्ता दे दोगे और वो एम्बुलेंस वाला निकल जाएगा। और एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत जरूरी है, 1-2 मिनट के चक्कर में कोनो आदमी मर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी भी आप एम्बुलेंस जाते आते देखो और आप आगे उसको, तो पहले आप धीमे करके साइड दे दो उसको और उसको जाने दो, क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और समय पर नहीं पहुंच पाया तो फिर वो चला जाएगा। मेरे चाचा ऐसे ही एक्सपायर हो गए थे और दादी भी ऐसे ही एक्सपायर हुई थी, वो हॉस्पिटल ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए थे, 1-2 मिनट का फासला रह गया और दोनों एक्सपायर हो गए। तो आपको ये बात याद रखनी है, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, और किसी की आप हेल्प कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात आगे करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की अब देखेंगे हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। कॉनकेव को हम लोग नॉर्मल भाषा में कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव को कन्वर्जिंग आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसी मिरर पे देना है, अगर ये आ गया तो लेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, ये बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते हैं। कॉनकेव मिरर चम्मच का अंदर वाला पार्ट होता है ना, बाहर पॉलिश करोगे, जैसे चम्मच है तो बाहर पॉलिश कर दोगे, ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स बनाना है तो आप अंदर पॉलिश कर दो, जहां से आप खाते हो ना वो वाला अंदर पॉलिश कर दो और बाहर पे रिफ्लेक्शन होगा। तो कॉनकेव का फिगर आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स का फिगर आपको याद रखना है। अपर्चर मैं आपको आगे समझा दूंगा। कॉनकेव की सबसे बड़ी चीज है, ये छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, जूम करके दिखा देता है, छोटी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, छोटी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। याद करने का सिंपल तरीका है, देखो स्पेलिंग बड़ी है ना तो बड़ी कर देगा, स्पेलिंग बड़ी है तो बड़ी कर देगा, स्पेलिंग छोटी है 6 लेटर्स की तो छोटी कर देगा, ये छोटी को बड़ी और ये बड़ी को छोटी कर देता है। जैसे अगर ये मार्कर है तो अगर आप इसको कॉनकेव मिरर में देखोगे तो आपको जूम करके दिखाएगा, बड़ी कर देगा, ये मार्कर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। कभी भी आप अपना चेहरा टंकी में देखना, टंकी बोले तो पेट्रोल टंकी में, पेट्रोल की टंकी होती है ना जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, फ्यूल वाला टैंक, उसमें देखना तो आपका चेहरा इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, तो वो कौन सा है? वो है कॉनकेव मिरर। इतनी बात याद रखनी है। और अगर ये बड़ा कर रहा है तो बड़ा करने में कहां कहां यूज होगा? तो भैया दाढ़ी बनाने वाला शेविंग मिरर, क्योंकि उसमें जूम करके देखना होता है। और इसके बाद डेंटिस्ट का मिरर में भी बड़ा करके दिखाया जाता है। छोटे दांत में कैविटी वगैरह कैसे पता चलेगी? ऐसे ही पता चलेगी कॉनकेव मिरर से। कॉन्वेक्स की बात करोगे जस्ट उल्टा करते जाओ, ये बड़ी को छोटी करता है, रिफ्लेक्टर में इस्तेमाल करते हैं ना, कैंट एरिया में देखना बड़े बड़े से रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, सिल्वर टाइप के, चांदी जैसे चमकता है, तो ये बड़ी एरिया का जो फोटो है ना छोटे में दिखा देता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। सोलर कुकर में ढेर सारी सन की जो रेज आ रही है वो एक ही बॉक्स में ये
कन्वर्ट कर देता है ना। तो आप कुकर में खाना वगैरह अच्छे से पका पाते हो। रियर व्यू मिरर गाड़ी का इतना बड़ा छोटा कान जैसा शीशा होता है ना, कान जैसे ऐसे शीशा होता है ऐसे, और उसी में आपको पीछे का जितना भी व्यू है सब दे देता है रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर बड़ी चीज को छोटे करके दिखा देता है। ये आपका हो गया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें आपको 6 केसेस पढ़ रहे हैं, 6 केसेस, और इधर आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस। तो इंपॉर्टेंट भैया कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट कॉनकेव ज्यादा है, कॉनकेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज मैंने लिखी है वो भी आपको समझा देता हूं, है ना। अब ये जो बात लिखी है वो देखो, सबसे पहले एक मिरर ऐसे होता है स्फेरिकल टाइप का, ये मिरर है। अब उसके बाद जो सेंटर होता है ना, आपने पढ़ा है उसको हम लोग सेंटर कहते हैं, सर्कल की भाषा में क्या है सेंटर, लेकिन यहां पर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे बीच से काट दो, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर रिफ्लेक्शन वगैरह होगा, जहां पर रिफ्लेक्शन वगैरह होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। जहां पर अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में कट जाए उसको बोलते हैं हम लोग पोल, है ना, पोल। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंस और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जैसे आप आधा करोगे तो क्या बन जाएगा पता है, फोकल लेंथ। क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ। तो ये आपका है फोकस, ये आपका है फोकस। एफ और पी के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, बोलते हैं फोकल लेंथ। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मैंने डेफिनेशन में लिखी है, आप एक बार पढ़ लेना, यही जो मैंने बताया है ना, ये सारी बात आपको समझा दी मैंने। अब इसके बाद ये मैंने अभी अभी आपको बताया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो इस पे बता दी है, तो आपको एक बार बता देता हूँ फिर से कि ये जो कॉन्केव मिरर था जो मैंने अभी अभी बताया आपको, कॉन्केव मिरर का कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात याद रखना कि कॉन्केव मिरर में, इसको बाद में बताता हूँ, इसको बाद में, जैसे न्यूमेरिकल्स में उतरूंगा तब बताऊंगा, है ना, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट वेट करना पड़ेगा, बात बता दूंगा आपको। अब आते हैं कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज में, कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज में। अब कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज देखो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पे जा रही है तो फोकस से निकल जाएगी। इसी का उल्टा कर दो, अगर कोई फोकस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये 2 केस याद रखना, आप प्रॉपर्टीज हैं। अभी रे डायग्राम बनाने में बहुत यूजफुल होगा ये। अगर कोई पोल पे आके टकरा रहा है सीधा तो पोल से निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा वाला केस बन जाएगा। और अगर कोई सी से निकल के आ रहा है तो सी से वापस लौट जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप केसेस में आओगे, है ना, ये केसेस में आओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात रख लो आप, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पे, अगर कोई फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, ये दो तो उल्टा ही चल रहा है। अगर सी पे है तो सी पर बनेगी, ये बहुत आसान है याद करना, सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी पर ही बनेगी इमेज। और इसके बाद सी और एफ पे रखा है तो बियॉन्ड सी रखा है तो सी और एफ के बीच है, ये दोनों उल्टा है एक दूसरे के। और एफ और पी पे रखा है तो बिहाइंड मिरर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है छठवा वाला। 2 उल्टा है और 2 आसान है, 2 उल्टा है 2 आसान है, 2 उल्टा है 2, देखो ये उल्टा है ये उल्टा है एक दूसरे का और ये आसान है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं केसेस में। केसेस में होगे तो पहला केस देखो, ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे और एक ऑब्जेक्ट से आपको मिनिमम 2 रेज निकालनी है अगर रे डायग्राम बनाना है तो। एक मैंने ऊपर से रे निकाली, एक नीचे से रे निकाली। तो जैसे ये रे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से निकल गई, और जहां पर 2 रे आपस में कट जाएगी वहां पर बन जाएगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है फोकस पे। नेचर कैसा है तो याद रखो भैया, कॉन्केव मिरर आएगा तो 5 केसेस तो रियल और इन्वर्टेड के होते हैं, पर 5 केस रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा है तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी बड़ी बन रही है। ये वाला केस अगर आपको करना है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और जाके धूप में खड़े हो जाओ, तो करोड़ों रेज सन की आ रही है और छोटे से पॉइंट में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये वाला केस आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने घरों में।
सेकंड केस की बात करेंगे तो देखो इंफिनिटी से होके आ गए, अब सी के पहले रखा जाएगा, सी के पहले बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, और फोकस से निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले दो प्रॉपर्टीज से ये डायग्राम बनना है, सी और एफ के बीच में कटेगा, देखो इमेज बन रही है, इमेज कैसी है उल्टी, इमेज कैसी है उल्टी, ऐसे खड़ी थी और ऐसे हो गई, तो बियॉन्ड सी रखा, इमेज बननी बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, साइज कैसा है, छोटा हो रहा है भाई साहब, कैसा हो रहा है, छोटा। तो दो केसेस हो गए। तीसरा केस की बात करोगे, कौन सा केस, तीसरा, ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, ऑब्जेक्ट रखा सी पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, फोकस से चली गई, फोकस से निकालोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही दो प्रॉपर्टीज याद करना है, वही दो प्रॉपर्टीज बार बार, है ना। तो सी पर रखोगे तो सी पर बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा सी पर, इमेज बनेगी सी पर, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा, सेम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा केस है कॉन्केव मिरर में जहां सेम साइज का ऑब्जेक्ट और इमेज रहती है, अगर 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर की इमेज बनेगी, तो भैया वो है सी पर केस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, काम हो जाएगा। प्लेन मिरर में भी यही प्रॉपर्टी होती है, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में भी यही होता है ना। तो ये याद रखना। अब आते हैं चौथे केस में, फोर्थ केस। फोर्थ केस में देखो सी के और एफ के बीच में रख दिया, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, फोकस से गई, फोकस से निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहां बना, सी के बाद बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बननी है बियॉन्ड सी, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है, जूम हो गया, थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग पांचवा केस में। पांचवा केस, ऑब्जेक्ट कहां रखना है आपको, फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, और फिर इसके बाद पी से टकराएगी तो पी से जाती है। ये है चौथी प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज में जाके देखो, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। टॉर्च देखा है, टॉर्च, ऐसे टॉर्च होता है ना, ये गांव में ऐसा यूज करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक लाइट लगा देता है, और देखो कहां रखा है, फोकस पे, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, है ना। कहां जा रही किसी को कुछ नहीं पता, तो यही वाला केस है, फोकस पे रख दोगे इन्फिनिटी पे बन जाएगी, टॉर्च वाला। अच्छा, और छठवां केस सबसे इंपॉर्टेंट था, एफ और पी के बीच में रखोगे तो देखो वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस जाएगी, पी से टकराएगा तो पी चली जाएगी, लेकिन इमेज कहां बनेगी, पीछे, और आपको ऐसा लगेगा शीशे के पीछे आप खड़े हो, शीशे के पीछे आप खड़े हो। यही, ये भी प्लेन मिरर वाला होता है, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल और इरेक्ट बनना, प्लेन मिरर, है ना। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पी और एफ के बीच में, इमेज कहां बन रही है, शीशे के पीछे, नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस है जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वो छठवां केस है, इसको ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड, है ना। तो आप ये बातें समझ गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में, अब आएंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में, लेकिन सबसे एक चीज और बची है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज, ये भी खत्म कर देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसे होता है, अंदर से पॉलिश होता है, बताया नहीं था, चम्मच के अंदर वाला पार्ट, और अगर कोई रे आके टकराएगी तो डाइवर्ट कर देगा, ऐसे डाइवर्ट कर देगा, नाम ही इसका डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो बाहर चली गई, बाहर चली गई, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही, लगेगा, जाती नहीं है, आती नहीं है, लगता है सिर्फ, तो फोकस से आती भी लगेगी। अगर कोई रे आड़ी टेढ़ा बाड़ा तिरछा भी आ रही है तो सी से आ रही होगी, सी से जा रही होगी, ऐसा लगेगा, आती जाती नहीं है। अगर कोई पी पे आके टकराई तो पी से चली जाएगी, और ये भी लगेगा। वर्चुअल इमेज में लगता है, होता नहीं है। वर्चुअल इमेज कभी बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल ही तो बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, वर्चुअल ओनली, और फिर इसके बाद वर्चुअल के साथ क्या चलता है, इरेक्ट। वर्चुअल मतलब स्क्रीन में नहीं ला जा सकती, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी कैसे होगी, ऐसी। और इन्वर्टेड किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बनेगी, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, दिस इज इनवर्टेड। और इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट, इसको बोलते हैं इरेक्ट, है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं केसेस में, दो ही केस है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अगर कोई रे ट्रिपल एक्सेस के पैरेलल थी तो कहां से जानी चाहिए थी, तो फोकस से जानी चाहिए थी, लेकिन ये पहले डाइवर्ज हो गई, तो लगेगा फोकस से आ रही है, लगेगा फोकस से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है फोकस पे, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगी फोकस पे। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। साइज कैसा होगा भैया, मैग्नीफाइड नहीं होगा, छोटी हो जाएगी। कैसा हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी से पहले रखा है तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले थी, पहले डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, और पी से गई तो पी पे टकरा के वापस चली जाएगी, और बनेगी कहां, पी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इमेज बन रही है पी और एफ के बीच में। नेचर कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट।
कॉन्वेक्स मिरर भैया वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड, साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। अब आपको बताता हूं न्यूमेरिकल करने की सबसे बड़ी निंजा टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक आपको मैं बताऊंगा और आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, है ना, फिर इसके बाद आपको बताता हूं कैसे करते हैं क्वेश्चन। आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा और आप फिर कभी नहीं फंसोगे और दोबारा वीडियो देखने की आप जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो यहाँ पे, है ना। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, सबसे पहली बात ये समझनी है, जहां पर आपको कॉन्केव मिरर लिखा हुआ दिख गया, कॉन्केव मिरर लिखा हुआ दिख गया, तो आप एक बात याद रखोगे क्या कि एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, एचओ को छोड़ के बाकी, एचओ पॉजिटिव रहेगा बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर देखना, कॉन्वेक्स मिरर देखना तो यू को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ये बात आप अपने फेफड़ा, गुर्दा, लीवर, लंग्स जहां जहां स्टोर करना है स्टोर कर लो, दिमाग में 100% स्टोर कर लेना कि कॉन्केव मिरर में एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में यू को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, है ना, इतना याद रखना है। और ये 90% रूल है, मतलब 90% क्वेश्चन में ये काम कर जाएगा, 90% क्वेश्चन में ये काम कर जाएगा और ये 100% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन में ये टेक्निक काम कर जाएगी और हम लोग इसी के अभी यूज करने वाले हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताना है, बता देंगे भाई। फिर इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को बोलते क्या है, तो अगर कोई शीशा है, ये क्या शीशा है, शीशे से ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा गया तो उसको बोलते हैं यू, यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, शीशे से। वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एचओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है ना, तो फिर आप न्यूमेरिकल कर लोगे। हमें क्या होता है ना, नेचर ऑफ इमेज बतानी है, बता देंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर में, ये पता चल गया। फ्रॉम कॉन्केव मिरर मतलब 90% रूल लग जाएगा हम लोग का। फोकल लेंथ कितनी है, 10, और हमने आपको क्या बताया, कभी भी आपको कॉन्केव मिरर दिख जाए तो एचओ को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव, एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी भैया नेगेटिव, ये भी भैया नेगेटिव, इतनी बात क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर मेकल फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस का 1/u, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में आप छाप दो, एफ की जगह कितना रख दोगे, -10, वी की जगह कितना रख दोगे पता नहीं है, यू की जगह कितना रख दोगे, तो यू की जगह रख दोगे -20, ये इधर उठा लो तो हो जाएगा +20 और -1/10 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, इसको मिलेगा कुछ नहीं, इसको मिलेगा 2, तो आ जाएगा 1/v। इसको सॉल्व करेंगे, -1/20 इज इक्वल टू 1/v, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -20 सेंटीमीटर आ गई है। अब ये आ गया आपका -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था -20, इमेज कहाँ बन रही है -20 सेंटीमीटर में, मतलब जहां पर रखा वहीं बन रही है, मतलब ये सी वाला केस है, सी पर ऑब्जेक्ट रखा सी पर बन रही है, तो सेम है ना। तो ये नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का डिस्टेंस भी निकाल दिया -20 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है कहां पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कैसा है 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, और आपको निकालना है एफ। और आपको मैंने बात बताई, जहां पर आपको कॉन्केव मिरर दिख जाए, अब एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नेगेटिव। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u।
एफ की जगह पता नहीं, बी की जगह पता है माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 15। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना 30, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 2। सॉल्व करोगे -5/30 आ जाएगा, काट पीट दो बराबर कर दो, 1/6 हो जाएगा। पलट दो तो आ जाएगा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। होगा लेंथ कितना है -6, है ना। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, है ना। आज रिफ्लेक्शन से टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, आपको बताया है। एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है, कहां पर तो होता है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है ना, ये देखो कॉनकेव मिरर, एचओ को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। फिर इसके बाद बोला एक रियल इमेज है, मैग्नीफाइड हो रही 3 टाइम्स, इमेज हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफाइड हो रही है, मतलब 3 गुना हो रही है ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट होगा मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, तो इमेज बनेगी 3 गुना बड़ी 9 सेंटीमीटर। तो हमेशा इमेज बढ़ जाती है मैग्निफिकेशन में। फिर बोला क्या है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। आप सीधा जाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। इसका यूज कर लेते हैं। HI कितना है 3HO है, और HO कितना है HO रहेगा, माइनस का V पता नहीं है लेकिन U पता है माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दो तो HO से HO कट जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी कितना 60, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब हमें क्या निकालना है F निकालना है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस का 1/U। F की जगह F रख दो, V की जगह रख देते हैं माइनस का 60, क्योंकि हमें पता है HO को छोड़ के बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। U की जगह रख देते हैं माइनस का 1/20। एलसीएम लोगे आ जाएगा 60, इसको मिलेगा कुछ नहीं, इसको मिलेगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4/60, 1/F, F की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15, है ना, माइनस का 15। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीका था निकालने का, आप मेरे तरीके से करना, क्वेश्चन आपका बनता रहेगा।